जो बीजेपी और आरएसएस कभी ममता की राजनीतिक सीढ़ी थी, आज उसी बीजेपी और आरएसएस ने ममता का 15 साल का किला ध्वस्त कर दिया है। जिन ममता की तारीफ करते कभी बीजेपी आरएसएस थकते नहीं थे, उन्हें दुर्गा तक कहते थे, आज उसी दुर्गा की बीजेपी ने सारी शक्तियां छीन ली हैं। ममता की क्षमता के तो आपने कई किस्से सुने होंगे। जो लोग समझते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत गढ़ थी, उन्हें शायद ममता की राजनीतिक यात्रा की यह कहानी जरूर कुछ चौंकाने वाली लगेगी। आरएसएस और बीजेपी की बैसाखी, एनडीए में बनी मंत्री, लेफ्ट के खिलाफ आरएसएस से मांगा समर्थन, आरएसएस कार्यक्रम में लिया हिस्सा, लेफ्ट को कहा कम्युनिस्ट आतंकवादी, पंचजन्य ने की ममता की तारीफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को जितनी बुरी तरह हराया है, इसका अंदाजा तो शायद किसी विशेषज्ञ ने नहीं लगाया होगा। जिस बीजेपी और आरएसएस ने ममता को उठाया, आज उसी ने गिरा भी दिया। आइए देखते हैं ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक सफर और वो मोड़ जहां से कहानी बदलना शुरू हो गई। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ममता का पूरा राजनीतिक सफर दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं जनवरी 1998 से। ममता की जो राजनीतिक सफर है वो उनकी पार्टी के गठन से शुरू हुआ। साल 1998 में जनवरी का महीना मुकुल रॉय के साथ मिलकर टीएमसी की स्थापना की। ममता ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत यहां से की। 1999 आया, ममता एनडीए में शामिल हो गई और सिर्फ शामिल नहीं हुई बल्कि उन्हें एक बहुत ही अच्छा खासा पद मिला। वो रेल मंत्री बनी एनडीए सरकार में। 2001 में ऑपरेशन वेस्ट एंड स्कैम का खुलासा हुआ, जिसके बाद एनडीए से उन्हें बाहर निकलकर अपने पद से, जो उनका पद था एनडीए सरकार में रेल मंत्री का, उन्हें उससे इस्तीफा भी देना पड़ा। यहां मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन वेस्ट एंड स्कैम एक ऐसा कथित घोटाला था, एक ऐसा कथित स्कैम था जिसमें आरोप है कि टीएमसी के जितने नेता थे, ज्यादातर नेताओं ने पैसे के बदले लोगों को बिजनेस देना शुरू किया। तो उसी स्कैम में ममता के कई मंत्री फंसे और उनका नाम सामने आया। इस वजह से ममता को एनडीए से बाहर निकलना पड़ा और फिर इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन फिर आया 2003, जब ममता की एनडीए में वापसी हो गई और कई महीनों तक केंद्र में बिना विभाग के वो मंत्री बनी रही। एनडीए का हिस्सा तो थी, सरकार में तो थी, लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं था। जो ममता के पास रेल मंत्रालय था एक वक्त पे, राजनीति में आते ही साथ उन ममता के पास अब कोई विभाग नहीं बचा था, वो सिर्फ मंत्री रह गई थी। 2004 में आम चुनाव से ठीक पहले कोयला और खान मंत्री बनी ममता। 2004 में ममता ने फिर से मंत्रिमंडल में अपना पैर जमाया और उन्हें मिला अब कोयला और खान मंत्री। सीधे सीधे आम चुनाव से ठीक पहले की बात है ये। फिर आया अगस्त 2001 का साल। कम्युनिस्टों को हराने के लिए आरएसएस का सहारा लिया। ममता ने अब सोचा कि ये जो लड़ाई है ये कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ी जाए। बंगाल में उस वक्त कम्युनिस्टों का दबदबा था और इसी दबदबा को और इसी जो उनकी दीवार थी उसे तोड़ने के लिए ममता ने आरएसएस का सहारा लेना शुरू किया। उनको हराने के लिए 2001 में ममता ने मोर्चा खोल दिया था। अगस्त 2001 में ही उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बीजेपी की जमकर तारीफ की। आरएसएस की वो तारीफ करती ही रहती थी, बीजेपी की भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारी स्वाभाविक सहयोगी है। ममता का ये इंटरव्यू आज भी बीबीसी की वेबसाइट पर दर्ज है, आप देख सकते हैं। सितंबर 2003 में सीपीआईएम को हटाने के लिए ममता ने मांग की और आरएसएस से खुला समर्थन मांगा। ममता खुलकर सीपीआईएम के विरोध में आ गई थी। उनका पूरा मन था अब बंगाल की सत्ता पर कब्जा करने का। तो ममता ने मन बना लिया था कि चाहे कैसे भी पर सीपीआईएम को अब हटा कर रहेंगे, इसलिए उन्होंने आरएसएस का खुला समर्थन मांगा। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था। सितंबर 2003 में ही सीपीआईएम पर आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाए। ममता ने खूब आरोप लगाए कि सीपीआईएम जगह जगह जाकर के आतंकवाद फैला रही है, जिसको कम्युनिस्ट आतंकवाद का भी नाम दिया गया और कई इस पर चर्चाएं भी हुई। कम्युनिस्ट आतंकवाद किताब विमोचन ये उसी साल हुआ। सीपीआईएम को बताया खतरनाक और फांसीवादी पार्टी। एक विमोचन हुआ किताब का नाम था कम्युनिस्ट आतंकवाद। इस किताब के विमोचन में ममता ने सीपीआईएम को खतरनाक और फांसीवादी पार्टी करार दिया। इस वक्त सीपीआईएम के खिलाफ थी ममता, तो ममता की तारीफ बीजेपी ने खूब जमकर की। बीजेपी नेताओं ने ममता को इस मामले में बंगाल की दुर्गा तक कह दिया। सोचिए, आज बीजेपी और
टीएमसी, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन नजर आते हैं, वो बीजेपी और टीएमसी एक वक्त इतने खास थे कि बीजेपी ममता को बंगाल की दुर्गा कह रही थी। 2011 में ममता ने सीपीआईएम को धूल चटा दी। ममता के हाथों में बंगाल की सत्ता की चाबी आ गई और 2011 में पहली बार ममता ने बंगाल में फतह की और बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। 2011 में ही बीजेपी ने ममता की जीत को ऐतिहासिक बताया और ममता का खुलकर वो भी समर्थन करती रही और ममता भी बीजेपी का समर्थन मांगती रही, आरएसएस के साथ चलती रही, आरएसएस की विचारधारा के साथ कदम से कदम मिला के चलती रही। साल 2012 में पंचजन्य में ममता की खूब तारीफ की गई। उन्हें बताया गया कि वो उनकी सादगी की प्रशंसा की गई, उनके दुर्लभ नेता होने की बात कही गई और तो और ये भी कहा गया कि ममता उन नेताओं में से एक हैं जिन्हें राजनीति से कोई पैसे का लालच नहीं है, वो सिर्फ समाज सेवा करना चाहती हैं। अब यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जब ममता बीजेपी से दूर होने लगी। बीजेपी से बदले का समीकरण फिर कैसे शुरू हुआ? साल आया 2014 का, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। उस वक्त से ममता की राजनीतिक यात्रा बदलना शुरू हो गई। बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ बीजेपी का अभियान शुरू हो गया। केंद्र में बीजेपी ने आते ही साथ बंगाल में सबसे पहला मुद्दा जो निकाला वो था घुसपैठियों का मुद्दा। इस दौरान मुस्लिम संगठन के काफी करीब होने लगी ममता को कुछ समझ आने लगा और ममता ने ये दिखाना शुरू कर दिया कि वो मुस्लिम संगठन के बहुत करीब हैं, बहुत उन्हें समझती हैं और उनको अच्छे से समझ सकती हैं, उनकी समस्याओं को आगे रख सकती हैं। धीरे धीरे वो खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताने लगी, यानी कि ममता ने अपनी एक नई राह पकड़ ली। जहां बीजेपी घुसपैठियों की बात कर रही थी, जहां बीजेपी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रही थी, ममता वहां पर मुसलमानों के साथ में उनके साथ बैठती, उनके साथ आना जाना होने लगा, उनके साथ बैठती, रैलियों में मिलती और खुद को उनका मसीहा तक बताने लगी। इसके बाद एनडीए के खिलाफ ममता हुई 2019 में, जब सीएए एनआरसी के विरोध में उतरी ममता। जब बीजेपी ने सीएए एनआरसी की बात की तो ममता ने इसका खुलकर विरोध किया। बीजेपी के खिलाफ आंदोलनों का भी नेतृत्व किया और पूरा ये लग रहा था कि सीएए एनआरसी ऐसा मुद्दा आ गया है जिसने बीजेपी और ममता को पूरी तरीके से अब दूर कर दिया है। ये जो जितना भी कुछ समीकरण बन रहे थे, सीएए एनआरसी हो या मुस्लिमों की बात हो या फिर घुसपैठियों की बात हो, ये लगने लगा था कि ममता अब तो बिल्कुल दूर होती जा रही हैं और हमेशा ये दिख रहा था कि एनडीए के खिलाफ है ममता, एनडीए के विचारधारा के खिलाफ है, एनडीए के फैसलों के खिलाफ है। ममता को बीजेपी के फैसलों का विरोध करता देख लोग समझने लगे कि अब वाकई ममता ने खुद को बीजेपी के फैसले और उनकी सियासी दांवपेचों से अलग कर लिया है। इस बीच बीजेपी मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी, जिसका ममता ने पुरजोर विरोध भी किया। लेकिन फिर एक मोड़ आया जिसने सभी को कंफ्यूज कर दिया कि आखिर ममता है किसके साथ। वो मोड़ था विपक्षी उम्मीदवार का विरोध करना। उपराष्ट्रपति चुनाव थे, जुलाई 2022 की बात है, जब ममता ने विपक्षी उम्मीदवार, वो विपक्ष जिसमें बीजेपी नहीं थी, उसका विरोध किया। विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा थे जिनका ममता ने खुलकर विरोध किया, लेकिन एनडीए के जगदीप धनखड़ का खुलकर समर्थन किया। यहां पर आके लोग फिर से कंफ्यूज होने लगे कि आखिर ममता चाहती क्या है, ममता किसके साथ जाना चाहती हैं और किस विचारधारा में जाना चाहती हैं। और इस बीच ममता ने एक बयान भी दे दिया। ममता ने कहा कि आरएसएस में सभी लोग खराब नहीं हैं। जब ये उपराष्ट्रपति का चुनाव था उसी वक्त ममता ने आरएसएस की खुलकर तारीफ भी कर दी, तो लोग और ज्यादा कंफ्यूज होने लगे। धीरे धीरे राजनीति की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते हुए बंगाल के टीएमसी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जानकारों का कहना है कि टीएमसी के साथ भी वही हुआ जो बिहार में जेडीयू और कई क्षेत्रीय दलों के साथ बीजेपी का दामन थामने पर हुआ है। कितनी अजीब बात है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये संयोग कहें या बहुत ही अजीब बात कहें, जिस किसी ने भी बीजेपी की उंगली थामी है, आगे बढ़ने की कोशिश की है, वो चलना तो सीखा है लेकिन ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। यहाँ पे कुछ लिस्ट है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का हाल आपने अभी अभी देखा, आज ही रिजल्ट है, आपने देखा। बिहार में जेडीयू का जो हाल हुआ है, महाराष्ट्र में शिवसेना का, असम में एजीपी का, उत्तर प्रदेश में बीएसपी का, मायावती की पार्टी बीएसपी का, ओडिशा में बीजेडी का। जो हाल इनके हुए हैं
उनको देखकर यही लगता है कि बीजेपी का जिसने हाथ थामा, बीजेपी ने उसे चलना तो सिखा दिया, वो चला भी, लेकिन ज्यादा दूर तक चल नहीं पाया। बंगाल की बात करें तो बंगाल में टीएमसी का बोलबाला अब खत्म ही नजर आ रहा है। जिस हिसाब से आज रुझान थे, जिस हिसाब से नतीजे थे, उस हिसाब से तो लग रहा है कि जो माहौल है इस वक्त अब वो टीएमसी का खत्म होता जा रहा है। बंगाल से पहले बिहार का नतीजा सबसे ताजा है। बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन किया। 2025 का विधानसभा चुनाव दोनों ने साथ में ही लड़ा। जीतने पर नीतीश कुमार सीएम तो बने, लेकिन हाल में नीतीश पर इतना दबाव बढ़ाया गया कि नीतीश अब राज्यसभा में हैं और सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के हैं वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बीजेपी का दामन थामना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। लंबे समय तक साथ रहने के बाद दोनों दलों में भरोसे की कमी आई और सत्ता को लेकर खींचतान बढ़ गई। 2019 के बाद टकराव इतना ज्यादा बढ़ा कि गठबंधन टूट गया, जिसके बाद ठाकरे कभी सत्ता में पैर नहीं जमा पाए। उनकी पुरानी ताकत जितनी भी थी वो सब खत्म हो गई। वही बात कर लें असम की, तो असम में असम गण परिषद यानी कि एजीपी, इसका भी हाल बीजेपी का हाथ थामने पर ऐसा ही हुआ। वो एजीपी जो कभी असम का प्रमुख राजनीतिक दल माना जाता था, आज उसकी अपनी पहचान खत्म हो चुकी है। उसके तमाम नेता अब बीजेपी नेता कहलाने लगे हैं। इससे ज्यादा खत्म होने वाली बात और क्या हो सकती है। और ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश में बीएसपी का भी हुआ। बहरहाल ममता का सफर अब आगे कैसा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना है कि बीजेपी के साथ कभी कदम से कदम मिलाने वाली टीएमसी को आज बीजेपी पूरी तरह निगल चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही आज सुबह लगातार 7 बजे से हमने आपको नतीजों की कवरेज दिखाई, ये कवरेज आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुंचे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.